हाय, दिस इज रेणुका, एन एजुकेटर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। आज मैं आप सबको वो सारे पजल्स प्रोवाइड करूंगी जो 2020 में एसबीआई क्लर्क को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्स में आए थे। क्योंकि एसबीआई क्लर्क प्री 2020 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, मैं उसके सारे पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के, और पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है। मैंने उस पीडीएफ को पिन भी किया है, आपको आसानी से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए एसबीआई क्लर्क को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्स में जो आए थे लास्ट ईयर पजल्स, वो सारे पजल्स मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, सारे पजल्स मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सर्कल है, स्क्वायर पजल है, फ्लोर पजल है, बॉक्स पजल है, अनसर्टन पजल है, ईयर बेस्ड पजल है, बहुत सारे पजल्स है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको भी तो टाइम चाहिए ना एसबीआई क्लर्क प्री के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। इसीलिए जो ट्रिकी पजल है मैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करूंगी अप्रोच के साथ, और जो इजी पजल्स है वो आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। इसका पीडीएफ मैं क्लास खत्म होने के बाद 1-2 घंटे में टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से डाउनलोड करके क्लास खत्म होने के बाद खुद से आप लोग प्रैक्टिस करना इस सारे पजल्स को। ठीक है, और मैं सारे टाइप्स के पजल सॉल्व करा चुकी हूँ, स्क्वायर, सर्कल, अनसर्टेन, ईयर बेस्ड। अगर आपने मेरी मेंस लेवल वीडियोस देखी होंगी तो आपको अप्रोच पता होगा। बाकी जो पजल्स हैं आज हम उनको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक अप्रोच आपको ध्यान रखनी है पजल सॉल्व करते वक्त, जहाँ पे जिस पजल पे आपको लगे कि एक या दो पॉसिबिलिटी केस से ज्यादा पॉसिबिलिटी केस बन सकते हैं, वहां पे पहले सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, फिर पजल को सॉल्व करना। ये एक अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में ही 1-2 केस से ज्यादा पॉसिबिलिटी केस बनाते हैं तो वहां पे आपको एक तो टाइम बहुत लग जाएगा, और वहां पे आपको 20 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, तो 1-2 केस से ज्यादा पॉसिबिलिटी केस बनाना आपके लिए सही अप्रोच नहीं होगा, राइट? क्योंकि अगर आप 3-4 पॉसिबिलिटी केस बनाओगे एक ही पजल के लिए तो 20 मिनट्स के लिए ये अप्रोच सही नहीं होगा और आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एक ही पजल के लिए, है ना? सो ये अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है कि 1 या 2 पॉसिबिलिटी केस से ज्यादा पॉसिबिलिटी केस आपको नहीं बनाना है। पहले पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर पजल को सॉल्व करना। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, ये एक फ्लैट और फ्लोर वाला पजल है जो एसबीआई क्लर्क में आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये आरआरबी पीओ में आया था लास्ट ईयर। ये पीओ में आने वाले पजल्स हैं। हो सकता है इस बार एसबीआई क्लर्क में इस तरह का पजल आपको देखने को ना मिले, लेकिन आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम लास्ट ईयर के हर पजल को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से टाइप के पजल्स आए थे। इस पजल को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। 8 persons live in a building of 4 floors such that ground floor is numbered 1 and floor above it is 2 and so on up to 4th floor. ठीक है, each of the floor consists of 2 flats as flat A which is in west of flat B. Flat A of floor 2 is immediately above flat A of floor 1 and immediately below flat A of floor 3, and in the same way flat B of each floor follow the same pattern. ठीक है, यहाँ पे 4 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर्स में 2 फ्लैट। ठीक है, फ्लोर 1, 2, 3, 4, 4 फ्लोर्स है और हर फ्लोर में 2 फ्लैट्स है। बी यहाँ, ए यहाँ, क्योंकि वो कह रहा है फ्लैट ए जो है वो वेस्ट में है फ्लैट बी के। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। पी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, पी लिव्स इवन नंबर्ड फ्लोर मतलब इवन नंबर्ड फ्लोर 4 है, 2 है, यानी पी यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है, लेकिन फ्लैट कौन से है ये हमें नहीं पता है। ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, आगे देखो क्या कह रहा है। पी लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ टी। ठीक है, टी जिस फ्लैट में रह रहा है उसके जस्ट अबव पी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्यू लिव्स टू द वेस्ट ऑफ टी। क्यू लिव्स टू द वेस्ट ऑफ टी मतलब यहाँ पे आएगा क्यू। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि P जो है वो फ्लैट B में आएगा, क्योंकि फ्लैट B के वेस्ट में A है और P जो है वो T के जस्ट अबव है और T के वेस्ट में Q का आना जरूरी है, तो डेफिनेटली फ्लैट B में P आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से फ्लोर में आएगा, 4th या 2nd। ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ दो, आगे देखो क्या कह रहा है। 1 फ्लोर गैप बिटवीन R एंड S। ठीक है, R और S के बीच 1 फ्लोर का गैप है। नेक्स्ट क्या कह रहा है। W लिव्स इन द ईस्ट ऑफ S। ठीक है, W यहाँ पे आएगा, ये एक पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि R और S के बीच 1 फ्लोर का गैप है। सेम फ्लैट है ये नहीं बताया है, R यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। V लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। ठीक है, V जो है वो 3rd फ्लोर में है,
लेकिन ए और बी कहाँ है हमें नहीं पता है, कौन से फ्लैट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, बोथ यू एंड आर लिव इन डिफरेंट फ्लैट्स। ठीक है, अभी के लिए इस लास्ट लाइन को छोड़ दो, पहले देखो ये पॉइंट हम यूज कैसे करेंगे। देखो टी के अबो पी आना चाहिए और टी के वेस्ट में क्यू है। ठीक है, पी 4 या सेकेंड फ्लोर में है। देखो पी अगर हम 4th फ्लोर में यहाँ करते हैं तो टी यहाँ पे और क्यू यहाँ पे आएगा, तो भी कहाँ पे होगा, वो तो कह रहा है भी 3rd फ्लोर में है ना, तो डेफिनेटली पी 2nd फ्लोर में यहाँ पे आएगा, टी इसके जस्ट नीचे और क्यू यहाँ पे। भी 3rd फ्लोर में कहाँ है हमें नहीं पता है, इस पॉइंट को उठाओ। अब एस के ईस्ट में डब्ल्यू होना चाहिए, अगर एस हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो भी कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली एस यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे। एस और आर के बीच 1 फ्लोर का गैप है, तो आर कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली आर यहाँ पे आएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा था, बोथ यू एंड आर लिव इन डिफरेंट फ्लैट्स। ठीक है, तो यू कहाँ पे आएगा वो प्लेस करो, फिर हम भी को प्लेस करेंगे। यू कहाँ पे आएगा, डिफरेंट फ्लैट मतलब यू डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, तो बचा भी यहाँ पे आएगा। हो गया सॉल्व। देखो मैं आपको समझा के कर रही थी, तब भी 4 मिनट में हो गया सॉल्व ये फ्लैट और फ्लोर वाला पजल जो पीओ में आया था। अगर आप खुद से सॉल्व करते तो 2 मिनट में हो जाएगा, अगर आप इस अप्रोच से करते हो तो। क्योंकि अगर आप पहले ही लाइन से पजल बनाना स्टार्ट कर देते तो आप 2 पॉसिबिलिटी केस बनाते, एक पी 4th फ्लोर में, दूसरा 2nd फ्लोर में अरेंज करते, जिससे थोड़ा टाइम तो लगता है 2 पॉसिबिलिटी केस बनाने में, है ना। इसलिए मैंने हमेशा कहा है जहां आपको लगे कि 1 या 2 पॉसिबिलिटी से ज्यादा पॉसिबिलिटी केस बन सकते हैं, वहां पे पहले पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, फिर पजल को सॉल्व करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं क्या है। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W were born in the month of October of 4 different years, that is 1954, 1955, 1956 and 1957, either on 12th or 25th but not necessarily in the same order। ठीक है, 1954 मतलब 4 लिख दो, इसका 12, 25, 1955, 12, 25, 1956, 12, 25, 1957, 12, 25। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 4, 5, 6, 7 ही क्यों लिखा, 1954, 55, 56 ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे आपके रॉक सीट में आंसर चेक करने कोई नहीं आएगा। अगर आप 1954, 55 ऐसे लिखोगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, टी वॉज बॉर्न इन द इवन नंबर्ड ईयर बट नॉट द एल्डेस्ट एमोंग ऑल। ठीक है, इवन नंबर्ड क्या है यहाँ, 1954 और 1956 है, लेकिन नॉट द एल्डेस्ट कह रहा है, तो 1954 नहीं होगा, डेफिनेटली 6 होगा। 12 में भी हो सकता है और 25 में भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, मोर देन 2 persons were born between T and S। मोर देन 2 मतलब 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 है, तो S कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली ऊपर आएगा, 1, 2, 3 S यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3 S यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे एक और बना लेते हैं S और T यहाँ पे, और यहाँ पे भी S आ सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, W was born just after S। ठीक है, W यहाँ पे, यहाँ W यहाँ पे और यहाँ W यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, There are as many persons born before W as same as born after Q। Before W यहाँ पे 1 है, after Q 1 होगा, यहाँ पे भी Q यहाँ पे आएगा, यहाँ पे before W 1, 2 है, Q के बाद 2 होना चाहिए, यहाँ पे T है तो Q यहाँ पे हम प्लेस नहीं कर सकते, ये केस हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, B was born before U and after P। B was born before U and after P, और क्या कह रहा है, and they all were born on the same day। ठीक है, इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए P, B, U, और वो कह रहा है they all were born on same date। ठीक है, सेम डेट होना चाहिए, यानी हमें 3 सेम डेट मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 ऑलरेडी फिल्ड है, तो 2 12 मिल रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं होगा। 25 देखो, यहाँ पे 25 1 है, यहाँ पे 25 1 है और यहाँ पे फिल्ड है, तो यहाँ हमें 3 सेम डेट नहीं मिल रहे हैं, तो ये केस हो जाएगा कैंसिल, ये सही होगा। यहाँ पे 3 सेम डेट क्या है, देखो यहाँ तो 12 है, यहाँ 12 फेल हो चुका है, यानी ये 25 होगा, यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे एक खाली है, तो P यहाँ, V यहाँ, U यहाँ, बचा क्या, P, Q, R बचा, R यहाँ। ठीक है,
नेक्स्ट पजल देखो क्या है, 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर। ठीक है, ये बॉक्स वाला पजल है, 8 बॉक्सेस है। ठीक है, क्या कह रहा है, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ई एंड एफ। ठीक है, ई और एफ के बीच 2 बॉक्सेस हैं। देखो हमें यहाँ नहीं पता है ई और एफ के बीच कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, यानी यहाँ 2 केस बन सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे इसको ऐसे ही रख दो। और एक बात, जहाँ पे आपको एक डेफिनेट पॉइंट नहीं मिले, मतलब हमें नहीं पता ई ऊपर आएगा या एफ ऊपर आएगा, राइट, तो वहां पे आप उस पॉइंट को उस तरह से ही रख दो जिस तरह से आपने यहाँ पे लिखा है ई 2 छोड़ के एफ यहाँ पे। ठीक है, अगर ये एक डेफिनेट पॉइंट होता कि ई ऊपर आएगा एफ नीचे आएगा, तो मैं उसके चारों तरफ ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देती। हर किसी का अपना एक तरीका होता है ना, जैसे आपका भी कोई तरीका होगा, क्योंकि हम 2 बार नहीं लिख सकते कि ई ऊपर एफ नीचे फिर एफ ऊपर 2 छोड़ के ई नीचे, 2 लिखोगे तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैं ऐसे अप्रोच फॉलो करती हूँ कि सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ ताकि ये याद रहे कि वो डेफिनेट पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कह रहा है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड ई। सी एक छोड़ के ई, यहाँ भी हमें नहीं पता सी और ई के बीच कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। आगे देखो, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी। ठीक है, सी 1 2 छोड़ के जी, यहाँ भी हमें नहीं पता है सी और जी के बीच कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, बॉक्स जी इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स सी। देखो यहाँ पे ये पॉइंट बन गया डेफिनेट पॉइंट, इसीलिए ये डेफिनेट पॉइंट है, ये जानने के लिए बस एक हाईलाइट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड डी। बी 1 2 3 डी, हमें यहाँ भी नहीं पता है बी और डी के बीच कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, बोथ B and D आर प्लेस्ड above बॉक्स E। और ये जो है ये ऊपर कहीं बॉक्स E के ऊपर कहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बॉक्स H इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स G। G के बिलो यहाँ बॉक्स H कहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स D एंड बॉक्स A। इसको अभी के लिए छोड़ दो। यहाँ पे देखो इन पॉइंट्स को कनेक्ट कैसे करोगे और एक ही केस में इस पजल को कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे देखो B और D के बीच 3 बॉक्स होना चाहिए और B और D दोनों ही E के ऊपर ही कहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों E के ऊपर आएंगे तो ये जो 3 बॉक्स है ये भी E के ऊपर ही कहीं आएंगे, यानी यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि E के ऊपर 5 बॉक्स तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। और अगर E के अबोव 5 बॉक्स हो गए और E एक बॉक्स मिला के 6 बॉक्स हो गए, बचे कितने बॉक्स, 8 बॉक्सेस की बात कर रहा था, तो 2 बॉक्स बचे। 2 बॉक्स कहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, इनके बीच आ सकते हैं और यहाँ पे भी आ सकते हैं, और E के नीचे भी 2 बॉक्स हो सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात ये है कि E के नीचे कितने बॉक्स मैक्सिमम आ सकते हैं, सिर्फ 2 बॉक्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 6 हो गए ना, तो E के नीचे मैक्सिमम 2 बॉक्स आ सकते हैं। अब देखो E के नीचे अगर मैक्सिमम 2 बॉक्स आ सकते हैं तो इस पॉइंट को उठाओ, C और E के बीच 1 बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पे एक छोड़ के C अगर यहाँ पे प्लेस करोगे, यहाँ पे एक और पॉइंट है जो डेफिनेट पॉइंट है कि C के नीचे कहीं G आएगा, तो C के नीचे G हो सकता है क्या, क्योंकि E के नीचे तो सिर्फ 2 ही बॉक्स आएंगे ना, तो डेफिनेटली C E के ऊपर ही कहीं आएगा। ठीक है, एक छोड़ के E ऊपर ही आएगा, ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखो, E और F के नीचे 2 बॉक्स आना चाहिए, और अगर हम E के नीचे F को प्लेस करते हैं तो यहाँ पे E के नीचे 3 बॉक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो E के नीचे सिर्फ 2 ही बॉक्स आ सकते हैं, तो डेफिनेटली E के ऊपर 1 2 छोड़ के F आएगा। ये भी कंफर्म हो गया, ये पॉइंट भी डेफिनेट पॉइंट बन गया है। अब इनको अरेंज करो, E एक छोड़ के C यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया कैंसिल, 1 2 छोड़ के F यहाँ पे, ये पॉइंट भी हो गया कैंसिल, और C और G के बीच 2 होना चाहिए और G C के नीचे होना चाहिए, 1 2 छोड़ के G यहाँ पे, और यहाँ पे E के ऊपर B और D आना चाहिए और उनके बीच 3 बॉक्सेस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं B और D को तो बॉक्सेस ज्यादा हो जाएंगे, 8 बॉक्सेस से ज्यादा हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे ही एक बॉक्स आएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, B और D के बीच कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन D एंड A। अगर हम D को यहाँ प्लेस करते हैं तो A कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी होगा, ऊपर या नीचे। नॉट मोर देन 1 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे, तो डेफिनेटली
डी यहाँ पे, बी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे होगा, तभी नॉट मोर देन 1 हो रहा है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि H जो है वो G के नीचे है, तो डेफिनेटली H यहाँ पे आएगा। 8 बॉक्सेस हो गए। हो गया ये पजल भी एक ही केस में सॉल्व। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट पजल क्या है। 7 persons P, Q, R, S, T, U, V are sitting in a row facing to the north. They all have different ages. ठीक है, 7 लोग हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं। बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, P sits third from one of the extreme ends of the row. ठीक है, थर्ड मतलब 1 2 छोड़ के P यहाँ पे हो सकता है, एक इस तरफ भी हो सकता है। एक और बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 छोड़ के P यहाँ पे भी हो सकता है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। B sits second to the right of P. ठीक है, 1 छोड़ के B यहाँ पे 1 छोड़ के B यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है। The number of persons seat to the left of B is same as the number of persons seat to the right of Q who is 20 years old. ठीक है, same left of B are same as right of Q. ठीक है, left of B यहाँ पे 6 है तो Q यहाँ पे आएगा। लेफ्ट ऑफ भी यहाँ पे 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 छोड़ के Q यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी P है तो ये केस हो जाएगा कैंसिल, ये सही होगा। और Q जो है यहाँ पे 20 ईयर्स ओल्ड कह रहा था। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। R sits 4 to the right of the one who is 35 years old. ठीक है, 35 years old के 4th राइट में R है, यानी यहाँ पे अगर 35 होगा 1 2 3 छोड़ के R यहाँ पे आएगा। और कहीं पे हो सकता है क्या, यहाँ पे अगर 35 होगा 1 2 3 छोड़ के R यहाँ पे नहीं आ सकता, B है, इसके आगे नहीं हो सकता, यानी डेफिनेटली 35 यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के R यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो। B is not 35 years old. यहाँ पे तो B 35 है ही नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है। टोटल एज ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ P is 75 years. P के इमीडिएट नेबर्स जो है एज है वो उनका टोटल एज 75। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है। T is 50 years old. T की एज 50 ईयर्स है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। R is 20 years older than one of his immediate neighbors. ठीक है, R जो है 20 years older है। इमीडिएट नेबर्स यहाँ पे कौन है, P और V है, P और V हो सकता है। ठीक है, U sits to the right of S who sits immediate to the left of the one who is 25 years old. ठीक है, U जो है वो S के राइट में कहीं है और U जो है वो 25 ईयर्स जो ओल्ड है उसके इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है। B is 5 years younger than R. R से 5 years younger है B। ठीक है, अब देखो इन पॉइंट्स को यूज कैसे करोगे। देखो इस पॉइंट को उठाओ, S के राइट में U कहीं है और U जो है वो 25 ईयर्स जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में है। अगर हम S को यहाँ प्लेस करते हैं और U को यहाँ प्लेस करते हैं तो 25 ईयर्स यहाँ पे होगा, राइट। तो T कहाँ पे आएगा, T तो 50 ईयर्स ओल्ड है ना, तो T के लिए तो प्लेस है ही नहीं। तो S को यहाँ पे और U को अगर यहाँ पे करते हैं तो 25 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे होगा और T जो है वो यहाँ पे होगा, कहीं और तो प्लेस है ही नहीं, है ना। तो डेफिनेटली S यहाँ पे, U यहाँ पे, ये हो जाएगा P 25 ईयर्स ओल्ड और यहाँ पे T ये हो जाएगा 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट है R जो है वो 20 ईयर्स ओल्डर है P और V से। P का है 25 तो R कितना होगा 45। ठीक है, और यहाँ पे है R माइनस 5 इज इक्वल टू V, यानी V का कितना होगा 40 होगा। ठीक है, और यहाँ U और R P के इमीडिएट नेबर्स के टोटल एज 75 होगा, यहाँ पे 45 है तो ये कितना होगा 30। सो ये कुछ ट्रिकी पजल्स मैंने सॉल्व कर दी, बाकी के पजल्स आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। PDF मैं अभी 1-2 घंटे में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और यहीं पे हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स रियली हेल्प्स अस इन रीचिंग आउट टू मोर स्टूडेंट्स। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।